Good morning. Today is 26 September and we are going to discuss the articles of The Hindu and Indian Express. जो पहला हमारा आर्टिकल है वो रिलेटेड है इंडिया और फ्रांस ने एक डील साइन की है एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग। नाम है राफेल। 17 महीनों से बार्गेनिंग चल रही थी क्या किस रेट पर ये डील होनी चाहिए, और पिछले 2 डेकेड्स के अंदर, पिछले 2 दशकों के अंदर सबसे मेजर डील जो हमारी ये डील है। देखिए, हमारे एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स को इससे बूस्ट मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी टोटा चल रहा है बहुत ज्यादा विमानों का। बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स में फिलहाल है नहीं और कैपेबल भी है। ये जो राफेल एयरक्राफ्ट है पूरे रीजन में, साउथ एशियन रीजन में पूरा कैपेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए, दो रीजन से, एक तो इसकी 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर की जो रेंज है वो बेस्ट है। यानी जो ये रेडार है, इसमें मेट्योर रेडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। और इसके अलावा भी इसमें इसके पैकेज में एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी है 300 किलोमीटर की। यानी 150 किलोमीटर जो रेडार गाइडेड मिसाइल है एयर टू एयर, जिसकी रेंज है 150 किलोमीटर, और दूसरी जो 300 की है एयर टू ग्राउंड रेंज। तो 2 रेंजेस है, याद करने की जरूरत नहीं है वैसे बताने के लिए। और देखिए, सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक क्या होता है। जिसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया, न्यूक्लियर अटैक। फर्स्टली पाकिस्तान अटैक ऑन अस, तो जब हम रिटेलिएट करेंगे सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक में राफेल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये तो सिर्फ इमेजिनेशन है एग्जांपल देने के लिए। और इसने सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक में इसने रिप्लेस किया कि इसको मिराज 2000। कुछ नहीं, मेंस में कुछ आंसर आए कि क्या डिफेंस के रिगार्डिंग हम क्या डील्स कर रहे हैं, तो आप राफेल का एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है नहीं। इसका रेट क्या है? 7.87 बिलियन डॉलर्स में हमने साइन किए हैं 36 राफेल। और पहले चल रहा था, देखिए 10.6 बिलियन में बात चल रही थी कितने राफेल लेने की, 126। तो यहाँ पे एक तरह से लॉस देखने को मिल रहा है। वैसे तो जो गवर्नमेंट है वो कह रही है हमने काफी पैसे बचाए हैं। बेसिक जो एयरक्राफ्ट है उसकी कीमत यहाँ पे है 91 मिलियन डॉलर। तो प्राइस तो देखिए हाई है। और दूसरों का अगर दूसरे 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट से कंपेयर करें इसे, तो ये वैसे 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। मैं आपको बता दूं, प्री में इंपॉर्टेंट है, मेंस में इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंटर क्या कहता है, हमने पैसे बचाए हैं, लेकिन अगर डिफेंस सारा डेटा रखे, डिफेंस मिनिस्ट्री सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लाए, तभी पता लग सकता है कि पैसे बचे हैं या पैसे लगे हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उभर कर आ रहा है कि 36 ही क्यों खरीदे, जब पहले बात थी 126 राफेल खरीदने की, तो 36 ही क्यों? तो देखिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज करने में। नेशनल सिक्योरिटी से कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और दूसरा देखिए, अब हम इससे हमारा क्या है, जो एयरफोर्स है वो भी डाइवर्स हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें 6-7 कंट्रीज के जो एयरक्राफ्ट हैं वो शामिल है। रशिया के भी हैं, वेस्ट के भी हैं। वेस्ट में यानी आप देख लीजिए फ्रांस के और यूएस के, इजराइल के, सबके हैं। तो डाइवर्स एयरफोर्स हमारी हो गई है अभी फिलहाल। और आने वाले दिनों में हम कुछ और भी ऐड करने वाले हैं। क्या? मेक इन इंडिया से जो हमने इंडिजिनियस तेजस एयरक्राफ्ट बनाया है, तेजस जो हमारा हमने खुद ने बनाया है मेक इन इंडिया के तहत, वो ऐड करने वाले हैं। तेजस तो 5th जनरेशन है। नहीं, तेजस 5th जनरेशन नहीं है, एक 5th जनरेशन हम रशिया से लेने वाले हैं। तो हम 2 और ऐड करने वाले हैं आने वाले दिनों में। एक तो तेजस जो हमने खुद ने बनाया है, एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फ्रॉम द रशिया। और फिर उसके आगे देखिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें खुद से बनाने चाहिए। मेक इन इंडिया के तहत हमें और भी, तेजस के अलावा और भी एयरक्राफ्ट बनाने होंगे। और काफी टाइम तक हम लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट हमें करनी होगी। ऐसे नहीं छोटे छोटे अभी 36 ले लिए, अब 10-20 साल बाद कुछ और ले लिए। एक लॉन्ग टर्म अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी। यानी कभी भी विमानों का टोटा ना रहे हमारी एयरफोर्स के अंदर, और नेशनल सिक्योरिटी कभी भी खतरे में ना हो। अगला देखिए, पाकिस्तान का आर्टिकल है इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान से रिलेटेड काफी आर्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम में इतना ज्यादा काम आएगा नहीं लिखने के लिए, फिर भी इसके बाद भी जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस देखा तो इंडियन एक्सप्रेस में भी पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल्स ही हैं। तो एक इसके बाद में पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल है, लेकिन वो इंडियन एक्सप्रेस का है, वो फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदू वाला आर्टिकल तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद में पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इंडियन एक्सप्रेस का मेन आर्टिकल है। अभी ये फोटोकॉपी का है आर्टिकल। फोटोकॉपी का आर्टिकल भी हमने डिस्कस कर लिया है। फोटोकॉपी का आर्टिकल क्या था? दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट था किसके रिगार्डिंग? फोटोकॉपी के रिगार्डिंग। देखिए, इसमें दो बंदे थे। एक तरफ थे जो ऑथर और जो पब्लिशर थे, दूसरी तरफ थे टीचर्स, स्टूडेंट्स और फोटोस्टेट वाले। तो केस था कॉपीराइट से रिलेटेड।
तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अनलिमिटेड राइट्स दिए कि आप फोटोकॉपी कर सकते हो, अगर वो कॉपीराइट्स एक्ट में अगर एक्सेप्शन है सेक्शन 52 के अंदर आते हैं, तो 52 के अंदर एक्सेप्शन दिए गए हैं। देखिए मैं आपको कॉपीराइट के थोड़ा एक दो एक्ट बता देता हूँ। कॉपीराइट एक्ट का जो सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 तो ये कहता है कि ऑथर और पब्लिशर को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है। ये देखिए, ये दिखाता हूं आपको सेक्शन 13। ये तो एक्सक्लूसिव राइट्स देता है किसको? ऑथर को और पब्लिशर को, यानी सिर्फ वो ही अपनी जो क्रिएटिविटी है उसका यूज कर सकते हैं, वो ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कोई इनकी परमिशन से कर सकता है। इनकी परमिशन के बिना कोई भी इनके जो क्रिएटिविटी है उनका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब देखिए सेक्शन 13 और सेक्शन 14 भी इसी से रिलेटेड है शायद, सेक्शन 14 तो दो हैं यहां पर। अब देखिए, तो केस था ये इंफ्रिंजमेंट का, लेकिन सेक्शन 14 के अलावा सरकार ने क्या किया, एक बैलेंस बनाते हुए एक सेक्शन 52 भी डाल दिया। क्या था उस सेक्शन 52 में, ये हम सारा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा इससे। उस सेक्शन 52 में ये था कि अगर कोई भी मटेरियल इन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके लिए यूज कर सकता है? अगर सिलेबस के लिए, आंसर्स देने के लिए, टीचर्स के लिए, पुपिल के लिए, इन सब के लिए अगर यूज किया जाता है, यानी जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वर्क के लिए यूज किया जा सकता है तो यूज कर सकते हैं, ये इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा। सेक्शन 52 ये है। तो एक बैलेंस है सेक्शन 52 की इन दोनों चीजों के बीच में, एक पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट। प्राइवेट इंटरेस्ट किसका? ऑथर्स का और पब्लिशर का। पब्लिक इंटरेस्ट किसका? स्टूडेंट्स का, क्योंकि इससे नॉलेज हार्वेस्ट, जो नॉलेज की हार्वेस्टिंग है वो और ज्यादा फैल रही है, ज्यादा दूर तक नॉलेज फैल रही है इससे। तो एक बैलेंस था ये। अब देखिए, जो कॉपीराइट एक्ट है, ये सरकार ने लॉमेकर्स ने बैलेंस तो स्थापित किया, इसे इस जजमेंट ने और ज्यादा क्लेरिफाई कर दिया, लेकिन एक बहुत ज्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन यहां पे जजमेंट ने दे दी। और अलग अलग जगह अलग अलग एक्सेप्शंस हैं कॉपीराइट एक्ट में, जैसे इंडिया में फेयर डीलिंग है, और यूएसए सिर्फ फेयर यूज की बात करता है, फेयर डीलिंग की बात नहीं करता है। और ट्रिप्स का जो एक्शन आर्टिकल 13 है, ट्रिप्स का जो आर्टिकल 13 है वो बात करता है स्पेशल सर्कमस्टांसिस में कॉपीराइट एक्ट्स को हम वायलेट कर सकते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसिस। लेकिन उन स्पेशल सर्कमस्टांसिस में जो ऑथर का जो वर्क है वो एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, और ऑथर के वर्क के खिलाफ में एक प्रिजुडाइस नहीं होना चाहिए। ये चीजें थी। और फेयर डीलिंग में मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीजें आती है। फेयर डीलिंग में वो सब चीजें आती है सिलेबस तैयार करने में, और आंसर्स देने में, और टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इन सब चीजों में, यानी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। वर्ड टू वर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और जजमेंट से एक चीज तो साफ है, जजमेंट से एक चीज साफ है कि जो जजमेंट है वो इंडिविजुअल टीचर और स्टूडेंट को नहीं देखता है, वाइड इंटरप्रिटेशन यहाँ पे जजमेंट देती है, यानी सभी टीचर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। और जो 51 में जो एक्सेप्शन है वो इंस्ट्रूमेंट की बात है, वो कुछ भी आ जाएगा इसमें, तो यही तो ड्रॉबैक है इसका। यानी जुडिशरी ने इस प्रकार से इस एक्ट को इंटरप्रेट किया है कि सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी इंक्लूड कर लो इसमें, फिर तो आप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी काम हो तो वो फोटोस्टेट कर सकते हैं। ये फिजिकल इंटरफेस की बात भी नहीं करते, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर और स्टूडेंट जब क्लास में पढ़ा रहे हो, ये जो फोटोकॉपियर का मटेरियल हर जगह यूज कर सकते हैं, यानी जब सिलेबस बन रहा हो या फिर कोई भी रिलेटेड, अगर कुछ टीचर पढ़ रहा हो पढ़ाने के लिए, कुछ भी, यानी बहुत ज्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन दिया है। तो इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस कौन सी? आइए, पहले हमने लिमिटेशंस अच्छे से डिस्कस नहीं की थी, तो देखिए कौन कौन सी इसमें लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि कोई भी लिमिटेशन है ही नहीं फोटोकॉपी पे यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो अगर कोई भी लिमिटेशन ही नहीं है फोटोकॉपी पे, तो मोटिवेशन क्या रह जाएगा ऑथर के पास में, किस लिए वो बुक्स लिखे, अगर उसे कुछ भी फायदा नहीं है। देखिए सोशल सर्विस वगैरह ये सब कुछ जो होता है एक लेवल तक सही रहता है, आप माने या ना माने, सबके जीवन में, इस संसार में सबके जीवन में कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होना चाहिए। सोशल सर्विस ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन सभी ह्यूमन बींग्स को कुछ ना कुछ तो समझ गए होंगे आप। इंक्रिप्शन में देखिए, एक्सेप्शन में सब कुछ तो आ गया, यानी कुछ छोड़ा ही नहीं। जब 52(1) जो लॉमेकर्स ने हमारा बनाया था, 52(1) जो है, इसमें एक्सेप्शंस में सब कुछ तो आ गया, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कुछ छूटा ही नहीं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जहां लिमिटेशन है कुछ फोटोकॉपियर वाला उसको ना फोटोस्टेट कर सके। कोर्ट तो सिलेक्टिव फोटोस्टेट की बात करी थी जजमेंट में। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी बुक को फोटोस्टेट करता है तो जजमेंट इस पर चुप है, यानी जजमेंट कुछ बोलती नहीं इस पर, अगर कोई पूरी की पूरी बुक्स को अगर फोटोकॉपी किया जा रहा है तो।
और कोर्ट कमिश्नर ने पाया कि ये 8 बुक्स ऐसी हैं जिसको कवर टू कवर फोटोस्टेट किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं बैलेंस है कहां? अगर आप बैलेंस स्टैब्लिश करना चाहते हो पब्लिक और प्राइवेट के बीच में, तो प्राइवेट का बैलेंस तो है ही नहीं, का पूरा पब्लिक है। कल को बुक छापेगा ही कौन? कल को कोई जब बुक लिखेगा ही नहीं कोई ऑथर, तो नॉलेज निकल के कहां से आएगी? फिर भी तो स्टूडेंट्स का नुकसान ही है ना। तो क्या आर्टिकल 13 ट्रिप्स है वो उसको फॉलो कर रही है हमारी जो सरकार, हमारा जो लॉ है? आर्टिकल 13 ट्रिप्स में साफ साफ लिखा है कि जो ऑथर के वर्क है उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते आप, प्रेजुडाइज नहीं हो सकते उसके खिलाफ में। तो जजमेंट तो साफ साफ ये शो करती है कि आप प्रेजुडाइज हो गए हो उसके खिलाफ में। तो देखिए ब्लैंक इम्यूनिटी दे दी गई है यहाँ पे तो फोटोस्टेट वालों को कि आप पूरी की पूरी फोटोस्टेट कर सकते हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स मिलके एक बुक खरीदो और बाकी सारे उसको फोटोस्टेट कराओ, यानी ब्लैंकेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी गई है। तो देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि राइट टू नॉलेज तो होना चाहिए, यानी कि जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको बुक्स पढ़ने के लिए मिलनी चाहिए, यानी पैसा रुकावट नहीं होना चाहिए नॉलेज गेन करने में, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं हमारी कंट्री के, वेलफेयर प्रिंसिपल्स हैं हमारे, डीपीएसपी में भी लिखे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लाइब्रेरी स्टैब्लिश करे जहां पे स्टूडेंट्स को बुक एक्सेस करने को मिले। होता क्या है, यूनिवर्सिटीज को लाइब्रेरी के लिए बहुत सारे फंड्स भी मिलते हैं, वो फंड्स अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं और बुक्स नहीं खरीदते हैं। तो यूनिवर्सिटी को भी इस तरफ ध्यान देना होगा, बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। तो ये सारा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल हमारा पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल, ये अगेन पाकिस्तान से रिलेटेड ऑलरेडी हमने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं। फॉर्मल नेवल स्टाफ के जो चीफ थे उन्होंने आर्टिकल्स लिखा है। पहले तो वो 4 मिथ या फिर मिस्टेकन बिलीफ्स की वो बात करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से 4 उनके मिस्टेकन बिलीफ हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली तो वो बात करते हैं, देखिए जब भी हमारे देश पे अटैक होता है, जब भी हमारे देश में अटैक होता है तो हम बात करते हैं, इसको नाम देते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। व्हाई वी से दिस एज ए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म? This is a seriously explicitly state of war of Pakistan against us. Why we don't say this as a state of war? मतलब हमें ऐसे ही साफ साफ इसे क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान जो है वो टेरर फैला रहा है? अब थोड़ा खुलकर हम कहने लगे हैं, लेकिन हमेशा हमने इसको नाम दिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। देखिए अमेरिका पर अटैक हुआ, 9/11 अटैक हुआ, अमेरिका ने साफ साफ कहा कि ये हमारा वार है अगेंस्ट टेरर, और यूएन के चार्टर में उन्होंने सेल्फ डिफेंस का जो एक्ट है उसको भी फॉलो किया, अवेल किया। और यानी आप देख लीजिए, अब पाकिस्तान के घुस के अंदर उसामा बिन लादेन को मारा, अफगानिस्तान के अंदर भी घुसे, यानी उन्होंने उससे सिर्फ टेरर का नाम दिया लेकिन वार अगेंस्ट टेरर दिया, जिसमें उनको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। और हम बात करते हैं सिर्फ ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से बढ़ के एक पाकिस्तान के स्टेट का वार है हमारे साथ में, लो कन्फ्लिक्ट वार है ये। और दूसरा उन्होंने कहा, देखिए जब भी अटैक हुआ, यानी यूडी अटैक हुआ कब? सुबह सुबह हुआ, 4-5 सुबह सुबह मॉर्निंग में, और जब तक शाम हुई तब तक अटैक का जवाब देने का, रिटालिएट करने की जो हमारी संभावनाएं थी वो धूमिल हो गई थी। इनका कहने का मतलब ये है, जब भी अटैक होता है तो इंस्टेंट अगर रिटालिएट करें हम साथ साथ ही तो ये जस्टिफाई भी होगा। ये तो मिथ है। जब भी आप कहते हो देखिए अटैक हम करेंगे, टाइम हमारा होगा, जगह हमारी होगी, तो ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग है, क्योंकि इतना फद्दू देश तो पाकिस्तान भी नहीं है, उसके पास भी पावर है, और इतने हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम अमेरिका की तरह उसामा बिन लादेन को घुस के पाकिस्तान के अंदर मार सके। तो देखिए अगर कुछ करना होगा, आपको किसी अटैक का जवाब देना है तो इंस्टेंट रिटालिएट करना पड़ेगा, ना कि आप बस शाम होते ही, यानी इसका मतलब अब आप अटैक नहीं करोगे। और तीसरी जो बात है वो है, देखिए हमारे यहाँ पे देश में जिंगोइज्म आजकल बहुत फैल रहा है। जिंगोइज्म मतलब उग्र राष्ट्रवाद। स्टेटमेंट्स निकल के आ रही हैं, एक दांत के पीछे जबड़ा उखाड़ देंगे। देखिए पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा, पाकिस्तान की आर्मी भी कोई जोकर थोड़ी ही है, और उसके पास भी, पाकिस्तान की आर्मी के पास बहुत सारे एडवांटेज हैं। कैसे? पाकिस्तान के पास चाइना से इंपोर्ट किए हुए हार्डवेयर, स्पेयर, एम्यूनिशन है, और हमारे पास तो हम तो 6-7 कंट्रीज पर रिलाई करती हैं अपने एम्यूनिशन के लिए, हथियारों के लिए, और जिसमें से आधे तो अनरिलायबल हैं। तो चाइना की मोरल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, सब सारी सपोर्ट चाइना की उनके पास में है। और थोड़ा सा भी अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की सोची, या फिर थोड़ा सा भी हमने एक कंफ्लिक्ट को बढ़ाने की बात सोची, तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक पूरा हमेशा संभावना मेंटेन रहेगी फुल स्केल वार में डेवलप होने की। तो ये देखिए एडवांटेजेस हैं पाकिस्तान के पास में, और पाकिस्तान की आर्मी भी स्ट्रॉन्ग है। ये बिलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं आर्टिकल लिखने वाले। और चौथा वो देते हैं, देखिए पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स हमें समझने होंगे। पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स क्या है? पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स है, पावर आपको पता ही होगा, पावर जो है आर्मी के पास में है, आईएसआई के पास में है, और
जो जब भी बात होता है, ये पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो आईएसआई है, ये लो कन्फ्लिक्ट वार छेड़े हुए हैं इंडिया के खिलाफ में, और हमेशा डिनाइल के मोड में रहते हैं, यानी अटैक करते हैं और फिर डिनाई कर देते हैं। और पाकिस्तान के जनरल्स हमें ये कन्विंस कराने की कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो मैड जनरल्स यानी पागल जनरल्स के हाथों में कभी वो इंडिया पर फोड़ सकते हैं, यानी न्यूक्लियर ब्लैकमेल या न्यूक्लियर ड्रावा वो हमें देते हैं। और देखिए, हमें ये सब थीसिस रिजेक्ट करनी चाहिए। मरने से सबको डर लगता है, अगर इतना ही ये वो होते, इतना ही पाकिस्तान के जनरल्स ज्यादा बहादुर होते तो 1971 में सरेंडर ही क्यों करते? डर सबको लगता है, बीवी बच्चे सबके हैं, ये बात यहाँ पे आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं। वैसे अच्छी बात है इनकी। और अब वो सॉल्यूशंस देते हैं, 5 सॉल्यूशंस देते हैं यहाँ पर। वो कौन कौन से सॉल्यूशन देते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो वो कहते हैं जिंगोइज्म छोड़ के हमें अपनी कैपेबिलिटी पे ध्यान देना होगा, और पाकिस्तान को हराना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें काफी तरीके से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। डिप्लोमेटिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और इकोनॉमिक भी हमें आने वाले टाइम में ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मेरी तो पर्सनल राय ये है कि फिलहाल ये है कि हमें अपनी इकोनॉमी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए फिलहाल इन चीजों में पढ़ने से। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी इस पूरे वर्ल्ड में जिसके पास पैसा है उसकी टूटी बोलती है। अमेरिका को आज लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ी पावर इसलिए क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इकोनॉमी से कुछ भी कर सकता है। चाइना देख लीजिए आप, चाइना के पास फिलहाल इतने पैसे हैं, वो वन रोड वन बेल्ट और ये सब प्रोग्राम चला रहा है, और आने वाले जो सारे पड़ोसी देश और पूरे रीजन के उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, पैसा। इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर फिलहाल इंडिया इन चक्करों में पड़ता है वार वगैरह के, तो हमारी इकोनॉमी डाउन होगी। इकोनॉमी डाउन होगी तो फिलहाल यही तो बाकी देश चाहते हैं। चाइना पाकिस्तान को इसलिए तो सपोर्ट करता है कि वार हो और इंडिया की इकोनॉमी डाउन हो, तो यही बात है। फिलहाल इनके आप वो डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या कहते हैं। ये 5 सॉल्यूशन देखते हैं। ये सबसे पहले तो सॉल्यूशन इनका ये है कि एक सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन होना चाहिए। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी। उस सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन में सब कुछ, हमारे ऑब्जेक्टिव सब कुछ साफ साफ लिखा होना चाहिए। यानी अटैक होता है, कुछ भी किडनैपिंग्स या कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, हमारी सोवरेनिटी को खतरा पहुंचता है, हाईजैकिंग, टेररिस्ट अटैक, तो हमारा रिटेलिएशन कैसा होगा, यानी रेड लाइंस क्या है, हम क्या कदम उठाएंगे, सब कुछ उस सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन में साफ साफ होना चाहिए ताकि हम कंफ्यूज ना रहें। और दूसरा ये कहते हैं, ये सारे मिलिट्री से रिलेटेड इनके सॉल्यूशंस हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आर्सेनल फिल कर लो। आर्सेनल मतलब सारे हथियार खरीद लो। एक टर्म होती है वार वेस्टेज रिजर्व, ऐसा कुछ टर्म है, WWR। इसमें क्या होता है, इसमें इतने हथियार हमें खरीदने चाहिए कि एक स्पेसिफिक टाइम तक हम वार में पार्टिसिपेट कर सकें, वार लड़ सकें। क्यों? क्योंकि देखिए 1971 का वार हमने डिले किया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनफ उस टाइम पर हथियार थे नहीं, और 9 महीने तो हमने लगा लिए थे हथियारों को खरीदने में उस टाइम पर। तो हमारे पास हमेशा एक रिजर्व होना चाहिए ताकि हम स्पेसिफिक टाइम तक वार लड़ सकें। तीसरी ये बात करते हैं कि रिफॉर्म लाने की। आर्म्ड फोर्सेस और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमेशा फ्रिक्शन रहता है, किसमें? आर्म्ड फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ये सजेशन देते हैं कि इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए। अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो एक फ्रिक्शन नहीं रहेगा इन दोनों के बीच में, एक आसानी से डिसीजन लिया जा सकता है। दूसरी ये बात ये भी करते हैं इसी पॉइंट के अंदर में, एक तीनों चीफ को मिला के, यानी आर्मी चीफ प्लस में नेवल चीफ प्लस में एयरफोर्स चीफ, इन तीनों को मिला के एक इनके हेड की जो है वो नियुक्ति की जाए, जिसको कहेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पिछले काफी दिनों से ये चर्चा में है, लेकिन अभी तक इंडिया ने अपॉइंट नहीं किया है डिफेंस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये अच्छी चीज है वैसे तो, क्योंकि देखिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए कि एक यूनिलेटरल एडवाइस, तो कल कोई भी कंफ्लिक्ट होता है तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो एक यूनिफाइड एडवाइस देने में सक्षम होंगे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को। चौथी ये बात करते हैं कि अपने जो मिलिट्री और इंडस्ट्री का कॉम्प्लेक्स है इसको दुरुस्त किया जाए। किसकी बात यहां पर ये कर रहे हैं? DRDO की। यानी DRDO अच्छी अच्छी मिसाइल्स बनाए, हमारी जो इंडिजिनियस जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इसको दुरुस्त किया जाए ताकि और ज्यादा इनोवेशन यहाँ पे निकल के आए। और पांचवी जो ये बात करते हैं वो करते हैं, देखिए सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन क्यों होना चाहिए? किसके बीच में होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए मिलिट्री के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर में, और जो पुलिस फोर्सेज हैं इसके अंदर में। देखिए काफी बार क्या देखने को मिलता है, एक कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है सिविल ब्यूरोक्रेट्स के बीच में और डिफेंस के बीच में, डिफेंस पर्सनल के बीच में। अभी भी आपको देखने को मिला हुआ है, यूरी अटैक के बाद में इस बात को लेकर विवाद था कि इसकी जांच कौन करेगा। जो हमारे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने NIA से जांच करवाना चाहते थे और मिलिट्री वाले कहते थे कि हम जांच करेंगे। तो एक इसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो अब क्या है,
ये 5 पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट सारे मिलिट्री से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अगर आंसर आए तो लिख देना। पाकिस्तान के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, तो एक लेवल के बाद में देखिए इंटरेस्ट के लिए सब कुछ पढ़ना ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। तो हमारा तो मोटिव ही ये है डिस्कशन का कि एक मैकेनिस्टिक अप्रोच हमें अपनानी है डिस्कशन की, ताकि फायदा हो एग्जाम में, ना कि इंटरेस्ट हमारा पूरा हो उसके। अगला इसलिए देखिए आज आर्टिकल्स बिल्कुल अच्छे नहीं है, ना इंडियन एक्सप्रेस में अच्छे हैं ना द हिंदू में। तो ये मिंट का आर्टिकल है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल है, तो अच्छा आर्टिकल है, ये डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, देखिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वो फेडरलिज्म होता है जब स्टेट्स आपस में लड़े, कंपटीशन में लड़े, किसके लिए? एक इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने पावर के लिए। ये सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड आप इसे मत देखिए, किसी भी फील्ड में पावर के लिए, राइट्स के लिए, किसी के लिए भी, जब स्टेट्स आपस में वाई करते हैं, यानी एक आपस में कंपटीशन करने से एक हेल्दी कंपटीशन आप इसे कह सकते हैं, इसे फायदा होता है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं और एक अच्छे लेवल पे गुड्स मिलते हैं, सर्विसेज अच्छी मिलती है जनता को, तो एक एक्सीलेंस आती है इससे, और एक सक्सेसफुल फेडरलिज्म का साइन है ये। और फिलहाल किस लिए लड़ रहे हैं? फिलहाल ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा से ज्यादा एफडीआई के लिए आपस में लड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। काफी सारे इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखिए गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान। गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान ने हाल फिलहाल में अपना जो लेबर रिफॉर्म्स है वो लेके आए, ताकि इंडस्ट्रीज ज्यादा आए, ज्यादा बिजनेसेस आए हमारे स्टेट्स में लाके। तो एक कंपटीशन था, पहले एक स्टेट ने, गुजरात ने किया, फिर राजस्थान और कर्नाटका ने भी कर दिया, एक कंपटीशन है। इसका दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, लेबर रिफॉर्म के अलावा आप लैंड रिफॉर्म देख लीजिए। लैंड रिफॉर्म में पहले गुजरात ने किया और फिर साथ ही साथ पहले आंध्र प्रदेश ने किया था, फिर उसके बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एक लाइन सी लग गई, क्योंकि कंपटीशन है। स्टेट्स को ऐसा लगता है कि एक स्टेट ने कर दिया, हमने नहीं किया, तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उनके स्टेट में चली जाएगी। तो एक ये हेल्दी कंपटीशन है, अच्छी चीज है। तो इसके कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म? वो मैंने जैसे आपको बताया, स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं और ज्वाइंट एफर्ट्स लगाते हैं इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। ये चीज अच्छी भी है, क्योंकि वन साइज डजंट फिट ऑल। एक ही ला, यानी सेम तरह के लैंड रिफॉर्म्स, सेम तरह की अगर लेबर रिफॉर्म्स सेंटर इंप्लीमेंट करेगा तो ये चीज अच्छी नहीं है। अगर स्टेट आपस में अपने अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी दूसरा पॉइंट है वन साइज डजंट फिट ऑल। और तीसरा है, ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप्रोच मतलब देखिए स्टेट्स को ज्यादा पता होता है, सिमिलर पॉइंट है पिछले वाले पॉइंट से, स्टेट को ज्यादा पता होता है उसकी प्रायोरिटीज क्या है, वो अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बॉटम अप अप्रोच है। और दूसरा देखिए इसका कंसेप्ट कहां से निकल के आया, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का। जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट है वो यूएस से निकल के आया है। यूएस में 50 स्टेट्स हैं, तो वो वहां स्टेट्स आपस में लड़ते हैं, तो वैसा ही थोड़ी थोड़ी चीज अब इंडिया में भी देखने को मिल रही है। और देखिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म उन्होंने ही किया था, और ये सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज से होता है इसका, लेकिन फायदा कस्टमर्स को ही होता है, यानी जनता को होता है, क्योंकि उनको बेस्ट वैल्यू गुड्स मिलते हैं सस्ते प्राइसेस पे। और इंडिया का देखिए, अब इंडिया का कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का पॉइंट ये है, अब देखिए प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग आया है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन सभी तरह की एक यूनिफाइड स्कीम्स स्टेट पर थोपता था। अभी इसी कारण से नीति आयोग आया है, और किस लिए ये डेवलप करेगा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इंडिया में। और अभी सेंटर ने भी साफ साफ कहा है स्टेट्स को कि हम आपको गाइड नहीं करेंगे पॉलिसी के रिगार्डिंग, और आप इंडिपेंडेंट हो, अपने फिजिकल रिसोर्सेज का आप इंडिपेंडेंटली अच्छे से इस्तेमाल करो। और 14 फाइनेंस कमीशन में आपने देखा होगा 32 से 42% सेंटर ने डिवल्यूशन भी बढ़ा दिया स्टेट्स को, यानी आप ही अपनी पॉलिसीज डिसाइड करो, आप ही खर्चा करो अपने हिसाब से। गवर्नमेंट ने यह भी डिक्लेयर किया कि एक्सपेंडिचर खुद से ही फ्रीडम है, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से करें। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स होती हैं, पहले सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती थी, सेंटर थोप देता था स्टेट्स पे, अब क्या उन्होंने कहा कि साफ साफ आप अपने हिसाब से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को चेंज करो और इंप्लीमेंट करो अपने स्टेट्स के अंदर में। लेकिन एक बात उन्होंने साफ साफ कही कि स्टेट्स को वर्क करना होगा किसके अंदर, शेयर्ड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, यानी जो कुछ भी करें हमारे जो नेशनल की डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होने चाहिए। एक बात इन्होंने सेंटर ने साफ साफ कही, तो ये अच्छी चीज है। और प्रोग्रेस होनी चाहिए। प्रोग्रेस क्या हो रही है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के अंदर में, देखिए एक सारे के सारे स्टेट जो मैंने आपको बताया कैसे लेबर रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म्स कर रहे हैं, तो एक रश चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है पूरे स्टेट के अंदर में, काफी स्टेट्स के अंदर में। और ये देखने को मिला था, देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में देखिए हैदराबाद और बेंगलोर, ये दोनों की जो सिटी हैं ये आईटी सिटीज हैं,
और दोनों के दोनों स्टेट वाई करते हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैप्चर करने के लिए अपने अपनी सिटीज के अंदर में। पिछले दिनों आपने एक बात ये भी देखने को मिली होगी, जो आंध्र प्रदेश न्यूली कार्व्ड स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये कैसे लड़ रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट के लिए। ये भी एक अच्छी चीज है, लेकिन बस एक इन्वेस्टमेंट के लिए लड़ाई होनी चाहिए। यानी जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एसेंस क्या है, आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रहे। और देखिए इसके और कुछ सजेशंस या फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सजेशंस तो ये हो सकते हैं कि वी आर ऑन राइट ट्रैक, हमने अच्छा काम किया, यानी हमारा फेडरलिज्म पहले से काफी इवॉल्व हुआ है, लेकिन सारे के सारे स्टेट्स इसको अपना नहीं पाए हैं। देखिए आपने देखा होगा सारे के सारे जो मेन स्टेट वो लड़ रहे हैं, वो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये स्टेट सारे के सारे रिफॉर्म लाते हैं, तमिलनाडु भी। What about the other states? What about the states like Chhattisgarh, Odisha, Bihar? Until and unless you give funds to them, they will not be able to compete with these kind of highly developed states. So we'll have to give the funds to those states so that they can compete with the other states. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो स्टेट्स जो है वो पिछड़ जाएंगे। ये जो है वो वे फॉरवर्ड है। तो अच्छा, ये हम अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो ये मीट का आर्टिकल था। आज आर्टिकल अच्छे नहीं थे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में, तो ये मीट से आर्टिकल मैंने खोजा। और एक और आर्टिकल था, हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल था, वो भी अच्छा आर्टिकल था, वो भी डिस्कस हम कर सकते हैं। ये हेल्थ केयर से रिगार्डिंग आर्टिकल था। देखिए पिछले दिनों एक हेल्थ केयर का इंडेक्स जारी हुआ, उसमें 158 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट, यानी 158 कंट्रीज उस हेल्थ केयर इंडेक्स में थे और इंडिया की रैंक रही 143। हम देखिए हम कंसिस्टेंटली लो परफॉर्म करते हैं, जब भी कोई ऐसा इंडिकेटर जारी होता है तो हम कंसिस्टेंटली लो परफॉर्म करते हैं और हमारे पॉलिसी मेकर्स पे इस चीज का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 1700 जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने मिलकर लैंडसेट के अंदर में ये हेल्थ केयर इंडेक्स जारी किया था। और लैंडसेट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अलग अलग टारगेट्स पर अपना इंडेक्स जारी कर रहा है। और हेल्थ एसडीजी का कोर है। देखिए जो हेल्थ केयर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोर में आता है, यानी इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स हैं। और उन्होंने जो 50, वैसे तो देखिए हेल्थ एक अलग से भी एसडीजी का ऑब्जेक्टिव या टारगेट है, लेकिन अलग से 47 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं। और कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाइजीन प्रैक्टिसेस की बात कर लीजिए आप, हाइजीन प्रैक्टिसेस भी हेल्थ से रिलेटेड है और इसमें इंडिया का स्कोर 8 है आउट ऑफ 100। तो कितना लो स्कोर इंडिया ने किया देखिए। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, सैनिटेशन की बात देख लीजिए। सैनिटेशन में इंडिया का स्कोर कितना है, 48। सैनिटेशन पे तो हमारी ग्रेट प्रायोरिटी है। अभी स्वच्छ भारत अभियान चला रखे हैं हमें अपने। अब गांधी जयंती भी आने वाली है 2 अक्टूबर को, तब भी देखिए हमारा इतना कम स्कोर है। एक्सेस टू वाटर देख लीजिए, वाटर में हमारा स्कोर है 22। और चौथा देख लीजिए हमारा मलेरिया इरेडिकेशन में, मलेरिया इरेडिकेशन में हमारा स्कोर है 10। तो देखिए हमारा स्कोर मलेरिया इरेडिकेशन में उन कंट्रीज से भी कम है, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका ने तो बिल्कुल इरेडिकेट ही कर दिया, हमने डिस्कस किया था। सीरिया, इराक, ये देश तो वार लड़ रहे हैं, इनसे भी कम हमारा स्कोर है मलेरिया इरेडिकेशन में। तो कितनी गंभीर स्थिति हेल्थ। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे श्रीलंका ने मलेरिया को इरेडिकेट किया अपने कंट्री के अंदर। कैसे, याद कीजिए वो सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, भूलना नहीं है, वो सारे पॉइंट्स याद कीजिए आप, जहां जो श्रीलंका ने अपनाए। देखिए जहां मलेरिया का डोमिनेंस था, उन्होंने मोबाइल क्लिनिक्स खोली, घर घर जाके मॉनिटरिंग स्क्रीनिंग करी। एग्रीकल्चर में उन्होंने जो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स लाए, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन करवाई। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए, भूलना नहीं है। और डिस्कशन देखिए, डिस्कशन का जो हमारा मोटिव है वो मेन तो यही है ना, याद हो जाएंगी डिस्कस चीज सुनने से और पढ़ने के बाद जब आप सुनते हो तो आपको याद हो जाती हैं। याद होने का बहुत फायदा होता है। मेंस में देखिए, मेंस प्रीलिम से अलग है। प्रीलिम में आपको ऑप्शन देके याद आ जाएगा, लेकिन मेंस में वहां पे लिखना पड़ता है, तो आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो डिस्कशन का फायदा सबसे ज्यादा ये होता है कि आपको चीजें याद हो जाती हैं। तो दोबारा हेल्थ पे आते हैं। इंडिया का पब्लिक हेल्थ पर देखिए बिल्कुल ध्यान नहीं है, बहुत कम एलोकेशन इंडिया का हेल्थ पर है। और हमारी इकोनॉमी जो है देखिए 91 के बाद में हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई थी, तो तब हमारे पास मौका था कि एक हम हेल्थ पे अच्छा खासा एक्सपेंडिचर करें और इससे डेवलपमेंट भी आती है। अमर्त्य सेन का जो हमने पॉइंट्स आर्टिकल में डिस्कस किया था, याद है आपको? हमने उस आर्टिकल में डिस्कस किया था कि पहले हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, डेवलपमेंट खुद ब खुद आएगी। और हमने उल्टी अप्रोच अपनाई। हमने सोचा कि पहले डेवलप होते हैं हेल्थ पे, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारा एलोकेशन बहुत ही कम है। देखिए इंडिया एलोकेट करती है हेल्थ पे 1% या इससे थोड़ा सा ज्यादा। श्रीलंका एलोकेट करती है 2%, यूके एलोकेट करता है 8%, आइसलैंड जो कंट्री है वो स्पेंड करते हैं कितना, 8% में। इवन यूएस से ऑस्ट्रेलिया भी 8% में।
तो इनका एक्सपेंडिचर देखिए हेल्थ और हमारा देखिए सिर्फ 1%, और हमें तो बल्कि ज्यादा जरूरत है, ज्यादा गरीबी है हमारे देश में इनसे। और देखिए ओईसीडी ने भी साफ साफ कहा है कि इंडिया की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा जो रुकावट है वही है, जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉवर्टी है यहाँ पे, इसी कारण से इंडिया लैग कर रहा है। तो ये था हमारे आज के जो आर्टिकल्स है, हमने आज तीनों न्यूज़पेपर्स डिस्कस किए, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मिंट। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।